चलो गुड इवनिंग सबको। आज जो है हमारे इकोनॉमिक्स का सेकेंड लास्ट चैप्टर शुरू होगा, ठीक है, छठा चैप्टर, और इसके बाद अंतिम में सातवां चैप्टर हम लोग देखेंगे। तो जो ये छठा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वैश्वीकरण। छठा चैप्टर इसका नाम क्या है भाई? वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ये जो है छठा चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये है हमारा ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। हाँ चलो गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग है। अब तो क्लास सब चीज की चल ही रही है एकदम धकाधक, और अब फिजिक्स की भी क्लास लगने वाली है आपकी, ठीक ना? तो ध्यान देना, यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या सब पढ़ना है, वो सब हम लोग पहले देखेंगे इस चैप्टर में कि हम लोगों को किन किन चीजों से वाकिफ होनी है, और तब जाकर के हम लोग आगे की चीजों को और बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक ना? तो चलो भाई देखते हैं। हमारे चैप्टर की नाम है कर ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर का की नाम है बाबू? तो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण यानी देख रहा है बाबू, हमारा हैंड राइटिंग पहले से कितना बढ़िया हो गया है ना? अच्छा राजेश कुमार यादव आपका नाम ले लिए हैं, ठीक ना? खुश हो जाना। हाँ ध्यान दो। तो वैश्वीकरण, इस वैश्वीकरण के बारे में हमको सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण क्या होता है, ठीक है? इस वैश्वीकरण वाले चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? वैश्वीकरण क्या है, यानी कि ये जो वैश्वीकरण है ये क्या होता है, ये क्या होता है, वैश्वीकरण क्या है, ठीक है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले महत्वपूर्ण कौन कौन से कारक हैं वो पढ़ेंगे। इनके अलावे हम लोग इसी वैश्वीकरण वाले टॉपिक में पढ़ेंगे उदारीकरण के बारे में। उदारीकरण जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, और फिर पढ़ेंगे हम लोग प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। निजीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले प्रमुख कारकों के बारे में, ठीक है, जिसको बोलते हैं वैश्वीकरण के प्रमुख अंग। वैश्वीकरण के प्रमुख अंग, ठीक है, प्रमुख अंग, जिसमें हम लोग 5 अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम लोग जो है इस चैप्टर में इसके अलावे जो है हम लोग सर सॉन्ग प्लीज, अरे बाबा पहले पढ़ लो फिर सॉन्ग सुना देंगे। वैश्वीकरण के प्रमुख अंग पढ़ेंगे। तत्पश्चात जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या पढ़ेंगे बाबू? बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। इनके अलावे इनकी कार्यप्रणाली, बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्यप्रणाली क्या होती है। तत्पश्चात हम लोग पढ़ेंगे बाबू, ध्यान देना, वैश्वीकरण के प्रभाव, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से सकारात्मक प्रभाव, और फिर हम लोग पढ़ेंगे नकारात्मक प्रभाव। देख रहा है हमारा राइटिंग कितना बढ़िया हो गया है। अच्छा वीरेंद्र सहवाग, तुम तो इतना ना मैसेज करता है ना हमको कि पगला जाते हैं हम तुम्हारा मैसेज देख करके, ठीक है? अब नाम ले लिए हैं, चुलबुल का भी नाम ले लिए हैं, जिगर मल्होत्रा का नाम ले लिए हैं, सुजीत का नाम ले लिए, रोहित राज का नाम ले लिए हैं, गुंजन कुमारी का नाम ले लिए हैं। ये देखो गुंजन कुमारी को, यही गुंजन कुमारी है, हमको मैसेज कर दी और फिर कहती है सॉरी सर,
गलती से चल गया था। ध्यान दो, नकारात्मक प्रभाव। इस वैश्वीकरण का आम आदमी पर प्रभाव, फिर पढ़ेंगे वैश्वीकरण का आम आदमी पर, इस वैश्वीकरण का आम आदमी पर प्रभाव, ध्यान देना, इस वैश्वीकरण का आम आदमी पर प्रभाव, इसमें भी हम लोग दो पक्ष पढ़ेंगे इनका। आम आदमी पर प्रभाव में सकारात्मक प्रभाव और इसी में पढ़ेंगे नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, फिर हम लोग को पढ़ना है वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क। ठीक है, वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क मतलब वैश्वीकरण क्यों होना चाहिए, और विपक्ष में तर्क मतलब वैश्वीकरण क्यों होना चाहिए और वैश्वीकरण क्यों नहीं होना चाहिए। वैश्वीकरण क्यों होना चाहिए, अच्छा रेड से लिखे हैं, वेरी गुड, कोई बात नहीं है नुन्नू बच्चा सुगा, हम रेड से ही लिख देते हैं। चलो तो पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क। फिर पढ़ेंगे हम लोग वैश्वीकरण, इस वैश्वीकरण का बिहार पर वैश्वीकरण का बिहार पर प्रभाव, इसमें भी पढ़ेंगे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। ये वैश्वीकरण का एक आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इनके अलावे जो है, इनके अलावे क्या क्या हमको पढ़ना है। इनके अलावे एक टर्म और पढ़ना है जो कि हमारा लास्ट टर्म होगा, WTO, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एकदम लिख लेगा तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, हाँ हम ही पढ़ाएंगे राजनीतिक विज्ञान, ठीक है ना, हम ही पढ़ाएंगे। चलो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये तो था आपका, हमको की पढ़ना है, तो की पढ़ना है, ध्यान दो। तो हम लोगों ने ये देखा, हम लोगों ने देखा वैश्वीकरण क्या है, इसके बारे में, उदारीकरण, निजीकरण के बारे में, वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से है, बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्य प्रणाली क्या है, वैश्वीकरण के प्रभाव क्या होंगे, वैश्वीकरण का आम आदमी पर प्रभाव क्या पड़ेगा, वैश्वीकरण के पक्ष में क्या तर्क होंगे, विपक्ष में क्या तर्क होंगे, वैश्वीकरण का बिहार पर प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, और फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम लोग सिलसिलेवार तरीके से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिलसिलेवार तरीके से हम क्या करेंगे, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलो ध्यान दो, वैश्वीकरण टॉपिक क्या है हमारा, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, यानी वैश्वीकरण क्या होता है। ठीक है, हाँ चलो, राइटिंग बहुत बढ़िया है ना, हाँ बाबू बहुत मेहनत किया इस राइटिंग को लिखने में।
ठीक है, बहुत मेहनत से हम राइटिंग सीख, इतना दिन से तुम लोग के सामने क्यों नहीं आ रहे थे, राइटिंग है तो सीख रहे थे। ध्यान दो, यहां से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है, यहां से आपका ये चैप्टर जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व की, ध्यान दोनों, ध्यान देना इसका, इसका अर्थ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का, ध्यान दो, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण एवं समन्वय, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण एवं समन्वय। ठीक है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण एवं समन्वय हमारा क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण कहलाएगा। अब इसके बारे में एक एक चीज हमको जानना है। ठीक है, इसके बारे में हमको एक एक चीज जानना है। ठीक है, ध्यान देना यहां पर कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था है, बहुत सारी अर्थव्यवस्था है, हमने सबको क्या किया, एक दूसरे से जोड़ने का काम किया, नहीं, एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। मतलब इसमें क्या होता है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की, यानी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में, यानी अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ा जाता है, अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है, तो ध्यान दो क्यों जोड़ा जाएगा भाई विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को आपस में। हाँ, इंग्लिश की क्लास लगेगी बाबू। अब देखो विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा जाएगा, क्यों जोड़ा जाएगा, तो ध्यान देना, इसलिए जोड़ा जाएगा, ध्यान देना, इसलिए हम विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ेंगे। ध्यान देना, एक मिनट, ध्यान दो, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को हम इसलिए जोड़ेंगे ताकि, क्यों जोड़ेंगे, ताकि वस्तु एवं सेवा का निर्बाध प्रवाह हो सके, वस्तु और सेवा का निर्बाध प्रवाह मतलब बिना रोक टोक का क्या हो सके, एक जगह से दूसरे जगह वह जा सके, निर्बाध प्रवाह हो सके। इसके बाद पूंजी एवं श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके, निर्बाध प्रवाह, क्या, पूंजी और श्रम का क्या हो सके, निर्बाध प्रवाह हो सके। प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह हो सके, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रौद्योगिकी का क्या हो सके बाबू, निर्बाध तरीके से प्रवाह हो सके। बात आपस में बात नहीं करेंगे, नहीं तो हमको बुरा लग जाएगा, ठीक ना, आपस में एक जरा सा भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, एक को जरा सा बात नहीं करेंगे, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा अब ध्यान देना, यहां पर श्रम का निर्बाध प्रवाह है, इसी श्रम में ध्यान दो, श्रम का हम बोलते हैं निर्बाध प्रवाह, यहां पर मानवीय पूंजी, इसी को बोलते हैं मानवीय पूंजी। ठीक है, मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह। अरे नुनू अभी कुछ नहीं बुझाएगा, निर्बाध प्रवाह काहे कि हम कुछ बुझेबे नहीं किया तोरा वैश्वीकरण में। ठीक है, अभी तक हम कुछ आपको समझाए ही नहीं है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान देना।
इस जगह से ध्यान दो, इस जगह से हमने क्या कहा वैश्वीकरण में कि इसका अर्थ जनरली क्या होता है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण करना और समन्वय करना। अब ध्यान दो, यहां से एकीकरण और समन्वय की हमने बात कही, एकीकरण और समन्वय की बात कही। अब ध्यान दो, इस जगह पर है, ये है यूएसए की अर्थव्यवस्था। किसकी अर्थव्यवस्था? यूएसए मतलब अमेरिका की अर्थव्यवस्था। ध्यान देना, यहां है इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था, यानी इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था। ध्यान दो, यहां है, ये है ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था है। ध्यान दो, इस जगह है अपना प्यारा भारत की अर्थव्यवस्था। इस जगह किसकी अर्थव्यवस्था है बाबू? इस जगह है अपना भारत की अर्थव्यवस्था। ध्यान देना, इस जगह है चीन की अर्थव्यवस्था। इस जगह किसकी अर्थव्यवस्था है? चीन की। ध्यान दो, इस जगह है ईरान की अर्थव्यवस्था, ईरान की अर्थव्यवस्था। किसकी अर्थव्यवस्था? ईरान की अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार इस जगह है जापान की अर्थव्यवस्था। इस जगह है किसकी अर्थव्यवस्था? जापान की अर्थव्यवस्था। अब समझो, ये सब का सब क्या है? ये टोटल का टोटल, टोटल का टोटल की है रे नुनू सब, बच्चा सब की है, ये टोटल का टोटल। ध्यान दो, ध्यान दो, ये जो है सबके सब, ये देखो सबको हम घेर रहे हैं, ये सब का सब क्या है? अर्थव्यवस्था है। नहीं, ये सब का सब क्या है? ये अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी है, यानी अर्थव्यवस्था। ये क्या है बाबू? अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी है। क्या है? इकोनॉमी। अब समझना, हमने क्या कहा? वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण। एकीकरण का, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इटली का एकीकरण, आपको इंद्रजीत सर पढ़ा है? अरे लिख रहे हैं कि बता रहे हैं तुमको ना? आपने इटली का एकीकरण पढ़ा होगा, जर्मनी का एकीकरण पढ़ा होगा हिस्ट्री के पहले चैप्टर में। अब समझो, जैसे मान लेते हैं कि ये सबका सब देश अलग अलग है, सबका सब देश अलग अलग है। ये है इंडिया बाबू, इंडिया, सब देश अलग है। हम क्या कर रहे हैं? सबको एकीकृत कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। एकीकरण का मतलब क्या होता है? जोड़ना। एकीकरण का मतलब जोड़ना। बात समझ रहे हैं? मतलब ध्यान देना, यहां पर ये जो है यूएसए की अर्थव्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ दिए, ईरान की अर्थव्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था जुड़ गया, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था जुड़ गया, चीन की अर्थव्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था जुड़ गया, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था जुड़ गई, जापान की अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था जुड़ गई। हाँ सर, अरे हम क्लास ले रहे हैं, आइए ना। आइए ना। तो ध्यान देना बाबू, तो ये क्या हो गया कि इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था हो या यूएसए की अर्थव्यवस्था हो, ईरान की अर्थव्यवस्था हो या ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था हो, कि जापान की अर्थव्यवस्था हो या चीन की अर्थव्यवस्था हो, सभी अर्थव्यवस्थाओं को क्या किया हमने? जोड़ने का काम किया। सबका हमने क्या किया? जोड़ने का काम किया। सबको आपस में क्या कर दिए? जोड़ दिए। इसी को कहते हैं एकीकृत करना। समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब क्या होता है? ये तो एकीकरण हो गया बाबू, की हो गया एकीकरण, इसको बोलते हैं एकीकृत करना। इसका मतलब क्या हो गया? एकीकृत करना। ये एकीकृत हो गए। अब ध्यान देना, समन्वय का मतलब यहां पर हम लिख रहे हैं समन्वय। ध्यान दो, समन्वय, समन्वय, समन्वय का अर्थ होता है तालमेल बैठाना। तालमेल, समन्वय का अर्थ क्या होता है बाबू? तालमेल बैठाना। तो अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हमने जोड़ दिया। जैसे कि तुम्हारे दो चार दोस्त हैं, मतलब दो चार गो लड़का था, वो सब एक जगह मिल गया, एकीकृत हो गया, हम सब एक हैं, अब एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो उसी को कहते हैं समन्वय। एक दूसरे की बातों को हम समझ रहे हैं, एक दूसरे की बातों को मान रहे हैं,
ये समन्वय हो गया। नहीं तो ये समन्वय का मतलब हो गया हमारा तालमेल बैठाना। नहीं, अब क्या है, ध्यान दो, वैश्वीकरण में क्या हो गया, पूरी दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो गया। अब पूरा दुनिया, पूरी मुट्ठी, मतलब पूरा दुनिया मुट्ठी में आ गया, हमारी मुट्ठी में, मतलब वैश्वीकरण हो गया। इसी को बोलते हैं, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे भूमंडलीकरण के बारे में, वैश्विक भूमंडलीकरण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पूरी विश्व को एक छत के नीचे ले आना। ध्यान देना, तो इस इकोनॉमी में हमने सभी अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण किया, समन्वय किया। क्यों किया, क्या जरूरत थी ऐसा करने की, समझना इस बात, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। प्रश्न उठता है कि हम सर क्यों किए। कुजनेन एक अर्थशास्त्री था बाबू, उसका कथन था गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है। ठीक है, हाँ महफूज आलम कुजनेन होगा। आपके इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर के अंतिम पेज नंबर पे जाएंगे ना, फर्स्ट चैप्टर के अंतिम पेज नंबर 16 या 17वां पेज नंबर पे जाएंगे तो वहां पर मिल जाएगा। अब ध्यान दो, तालमेल बैठा लिए, एकीकृत हमने कर दिया, तालमेल बैठा लिया, तो क्यों हमने बैठाया, उसका आंसर इस जगह पर है। ध्यान दो, उसका आंसर इस जगह पे है, इस जगह पे है। क्यों हमने किया ऐसा, हमने क्यों ऐसा किया, ताकि वस्तु एवं सेवा का निर्बाध प्रवाह हो सके। मतलब ये जो इंडिया है, यहां से वस्तु सेवा यूएसए जा सके और यूएसए से इंडिया आ सके, यहां से इंग्लैंड जा सके और इंग्लैंड से यहां आ सके। एक बात, दूसरी बात समझना, पूंजी एवं श्रम, पूंजी एवं श्रम, श्रम में क्या, मानवीय पूंजी भी, इसी श्रम में मानवीय पूंजी इंक्लूडेड है। इनका निर्बाध प्रवाह हो सके। यूएसए में लोगों की कमी है, उत्पादकों की कमी है, श्रम की कमी है, इंडिया वाले भेज दिया कि हमारे यहां से ले जाइए, या इंडिया के लोग गए तो यहां पर काम मिल गया, यहां के लोगों को इंडिया में काम मिल गया, इंग्लैंड के लोगों को इंडिया में काम मिल गया, इंडिया के लोगों को इंग्लैंड में काम मिल गया। मतलब बिना रोक टोक का। हमको मन है 50 लाख रुपए महीना कमाने का, अब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अब मान लो कि हमको लग रहा है कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा ऐसा, तो हम करेंगे क्या, यूएसए चल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चल जाएंगे, वहां हो सकता है ज्यादा पैसा हमको मिले। हमको लगता है कि इंडिया से ज्यादा पैसा हम अमेरिका में कमा सकते हैं, तो हम अमेरिका जाके कमा लेंगे। तो क्यों, मतलब किस स्थिति में कमाएंगे, जब हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई रहेगी, तब ऐसा हो पाएगा। अमेरिका के लोगों को लगेगा कि हम इंडिया में बढ़िया कर सकते हैं, तो आएगा इंडिया और करेगा, काम करेगा, यहाँ पर मेहनत करेगा, अपना फैक्ट्री लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, समझना इस बात को। तो एकीकरण हुआ। अब समझना यहाँ पर एक और बात, क्यों करेंगे, ताकि प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह हो सके। क्यों करेंगे, ताकि मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो सके। देखो अभी बहुत सारा चीज इसमें हम नहीं तुमको बता रहे हैं, लेकिन इस बात को समझना तुम। अब ध्यान देना कि वस्तु एवं सेवा का निर्बाध प्रवाह। अब समझो कि भारत देश है, यहाँ पर उत्पादन नहीं होता है। जैसे मोबाइल का उत्पादन भारत में हो रहा है, लेकिन महंगा मोबाइल का उत्पादन हो रहा है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। इस स्थिति में मोबाइल कैसे चलाएंगे, चाइनीज मोबाइल चलाते हैं ना, नहीं चलाते हैं, चाइनीज मोबाइल सब सस्ता में मिलता है, चलाते हैं। कैसे, क्यों चलाते हैं हम वहां, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। वहां की वस्तु सेवा हमारे यहाँ आ जा रही है, हमारे यहाँ की चीजें वहां पर चली जा रही है, इसीलिए संभव हो पाया। अगर सरकार रोक दे तो मोबाइल का दाम बढ़ जाएगा इंडिया में। नहीं, जैसे इस बोर्ड का देखो, ये बोर्ड सबसे पहले अमेरिका में आया, अमेरिका में आया, अमेरिका की कंपनी इसको निर्मित करती है। इस बोर्ड से आज तुम पढ़ रहा है, इंडिया में पढ़ रहा है, तो कैसे संभव हो पाया, इसी वैश्वीकरण के कारण। क्यों कि प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह हुआ, गवर्नमेंट इसको रोका नहीं कि तुम हमारे देश में आके इसको नहीं बेच सकता है। ये निर्बाध प्रवाह का मतलब यही होता है। ठीक है, कहने का मतलब इन सब चीजों के निर्बाध प्रवाह के कारण जो है वैश्वीकरण संभव हो पाया है। वैश्वीकरण क्या हो पाया है बाबू, संभव हो पाया है।
अब ध्यान देना, एक टॉपिक है आपके निजीकरण और उदारीकरण के बारे में। चलो हम लोग निजीकरण पढ़ते हैं। निजीकरण, निजीकरण, ठीक है, निजीकरण। और एक टर्म है हमारा उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण और उदारीकरण। चलो, निजीकरण का मतलब होता है, समझ लो, निजीकरण, निजी हाथों में किसी भी पब्लिक सेक्टर की चीजों को दे देना या सरकारी चीजों को निजी हाथ में दे देना। निजी हाथ का मतलब क्या, जो सरकार के हाथ में नहीं है। जैसे ये इंस्टीट्यूट है, जैसे आज तुम आस एजुकेशन सेंटर से पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, निजी संस्थान है। ये क्या है, निजी संस्थान है। इसी को बोलते हैं पर्सनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको प्राइवेट भी बोलते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ये नहीं है, ये गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट नहीं है, ये क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। तो अब समझो इस बात को कि क्या होता है निजीकरण में, कि सरकारी चीजें जो होती है, ध्यान देना, निजीकरण में क्या होता है, इस निजीकरण में क्या होता है कि निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, इंटरप्राइजेस इसको बोलते हैं, उपक्रमों पर आंशिक या पूर्णतः, या इसको बोल सकते हैं हम अंशतः या पूर्णतः, ध्यान देना, इसको हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं बाबू अंशतः या पूर्णतः, यानी निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर अंशतः या पूर्णतः मालिकाना हक या स्वामित्व, ठीक है। ये ऐसा होगा, मतलब जो सरकारी क्षेत्र की चीजें हैं उस पर पूर्णतः या अंशतः मालिकाना हक किसके हाथ में आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का आ जाएगा, निजी क्षेत्र का आ जाएगा। वो क्या कहलाएगा, निजीकरण कहलाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, निजीकरण। यहीं पर उदारीकरण के बारे में समझो। इसमें क्या होता है, सरकार द्वारा जो है, खास करके समझना इस बात को, सरकार द्वारा लगाए गए, समझो, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों को हटा लेना, ठीक है। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों को क्या कर देना, हटा देना। ये हमारा क्या कहलाएगा, उदारीकरण होगा। अब समझना एक एक चीज करके, एक एक करके समझना इस बात को। अब समझो यहां पर कि हमने क्या बताया, सबसे पहले कि निजीकरण में क्या था, सरकारी चीजें थी, सरकारी चीज है, यानी सरकारी उपक्रम है, इसको अंशतः या पूर्णतः किसके हाथ में दे दिया गया, निजी हाथ में, समझ लो, निजी हाथ में इसको दे दिया गया। तो ये क्या कहलाया, ये पूरी की पूरी चीजें क्या कहलाई, निजीकरण कहलाई। एग्जाम्पल में देखो, जैसे ध्यान देना, एग्जाम्पल में देखो, जैसे भारत सरकार का रेलवे विभाग है, भारत सरकार का क्या है, रेलवे है, नहीं, भारत सरकार का रेलवे है। रेलवे के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो रेलवे ने क्या किया कि देखो, रेलवे अपने आप में 100% है, ये 100% किसका है, सरकार का है,
100% किसका है? सरकार का है। सरकार ने क्या कहा कि इस 100% में से 10% हिस्सेदारी हम बेच देंगे। 10% क्या करेंगे? बेच देंगे इसको। किसको भाई? रेलवे को 10% हम बेच देंगे। तो ये बेचेगा तो खरीदेगा कौन भाई? सरकार बेच रहा है तो खरीदेगा कौन? वहां के आदमी खरीदेंगे, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति खरीदेंगे, पूंजीपति के द्वारा खरीदा जाएगा। मतलब बेचेगा किसको? निजी हाथ को, निजी क्षेत्र में इसको क्या करेगा? बेचेगा। इसको क्या करेगा? बेचेगा। 10%, तो 10% का मतलब हुआ अंशतः, इसको अंशतः बोलते हैं। अब देखो पूर्णता का मतलब, जैसे मान लो जैसे कोई कंपनी है, जैसे एक कंपनी ए है, एक कंपनी अपने आप में 100% है, और ये कंपनी जो है सरकारी कंपनी है। किसकी है? सरकार की, भारत सरकार की कंपनी है। सरकार इसको चाहता है बेच देना, 100% बेच देना चाहता है, और बेचेगा किसको? निजी हाथ में। तो ये पूर्णता हो गया। ये क्या हो गया बाबू? पूर्णता हो गया। रोहित राज, हमने कहा ना आपको कि हम ही पढ़ाएंगे। बार बार कमेंट करके काहे के लिए फालतू का टेंशन ले रहा है अपने आप में, और हमको भी टेंशन दे रहा है। हम बताए ना कि हम ही पढ़ाएंगे। तो इसमें आपको डाउट क्यों हो रहा है कि सर के पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? अरे हम ही पढ़ाएंगे, इसमें सोचने वाली क्या बात? हम ही पढ़ाएंगे। हद है। लेकिन मतलब की कहें हम तुम लोग को, हम ही पढ़ाएंगे। ये हो गया निजीकरण। अब समझना उदारीकरण का मतलब क्या होता है। यह है उदारीकरण। उदारीकरण में क्या होता है? जो जितने भी मतलब ध्यान दो ना, उदारीकरण में क्या होता है कि सरकार जो है विभिन्न प्रकार के व्यापार अवरोध लगा के रखता है। सरकार जो है विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं? व्यापारिक अवरोध लगा के रखता है, व्यापार अवरोध लगा के रखता है। जैसे ध्यान दो, जैसे लाइसेंस, जैसे कोटा, परमिट, लाइसेंस, कोटा, परमिट, ठीक है। अब समझो इसमें क्या होता है। जैसे कोई सामान खरीदना है, जैसे शराब बेचना है, शराब बेचने के लिए आपके पास क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। शराब बेचने के लिए आपके पास क्या चाहिए भाई? लाइसेंस चाहिए। इनके अलावे जैसे आपको दुकान चलाना है, समझो, जैसे आपको दुकान जो है चलाना है, तो दुकान को चलाने के लिए क्या चाहिए आपके पास? लाइसेंस चाहिए। नहीं, लाइसेंस चाहिए। अब समझो एक बात और, जैसे आप इस जगह के व्यक्ति हो, ये एक जगह का नाम है और ये एक जगह है। इस जगह को ऐसे ऐसे यहां से यहां जोड़ा गया, समझो। ये है 500 किलोमीटर दूर जगह, 500 किलोमीटर दूर। कोई सामान यहां से आप किसी भी चीज का उत्पादन, ए नाम की चीज का उत्पादन किए, इस उत्पादन को इस जगह पे भेजना चाह रहे हैं, तो आपके पास परमिट होना चाहिए। नहीं, आपके पास परमिट होना चाहिए, तभी जाकर के इस सामान को यहां तक आप ले जा सकते हैं। नहीं, अब क्या किया सरकार ने? क्या किया? इस लाइसेंस व्यवस्था को भी थोड़ा सा ढिलाई दे दी, लाइसेंसिंग व्यवस्था पर ढिलाई दे दी, इस परमिट वाली व्यवस्था पर ढिलाई दे दी। कोटा का मतलब होता है, ध्यान देना, कोटा का मतलब होता है जैसे एक व्यक्ति एक को सामान बेचेगा, एक चीज, कोटा का मतलब। दूसरा चीज कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक सीमित दायरा में किसी चीज को बेचा जा रहा है या किसी चीज का व्यापार किया जा रहा है, वो भी एक कोटा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना? मतलब फिक्स कर देना उस चीजों को। तो इन सब चीजों को हटा लेने से क्या होता है? व्यापार अवरोध जो है वो सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। मतलब सरकार उदार हो गया इससे। बोला अच्छा
लाइसेंस बनाने में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, तो ऐसा करते हैं कठिनाइयों को दूर करके आप इजीली लाइसेंस बनवा सकते हैं। परमिट लेना है तो ठीक है, हम परमिट देंगे आपको, आप व्यापार कीजिए। कोटा का है तो कोई कोटा नहीं, जो मन होता है उस चीज की व्यापार आप कीजिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लोगों को मन लगने लगा व्यापार करने में। तो अब क्या हुआ, एक जगह की सामान दूसरे जगह पहुंचना शुरू हो गई, दूसरे जगह सामान तीसरे जगह जाना शुरू हो गई। मतलब अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की गतिविधि उत्पन्न हो गई, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित होने लगी। तो मतलब अर्थव्यवस्था क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मांग बढ़ना शुरू हो गई। नहीं तो देखो कि इस उदारीकरण का मतलब क्या हो गया कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जो अनावश्यक नियंत्रण लगाए जाते हैं उनको हटा लेना क्या हो गया, उदारीकरण हो गया। इसको क्या कहेंगे, उदारीकरण कहेंगे। अगला चीज देखो, अगला चीज एक हो गया निजीकरण। निजीकरण में सरकारी क्षेत्र पर प्राइवेट सेक्टर आ गया। और एक हो गया उदारीकरण। सरकार ने क्या कर दिया कि विभिन्न प्रकार के जो अवरोध थे उसको खत्म कर दिया। इन दोनों के खत्म होने के बाद, अब समझो इस बात को, इन दोनों के खत्म होने के बाद अब क्या हो गया, वैश्वीकरण का दौर आया। वैश्वीकरण संभव हो पाया। वैश्वीकरण, इन दोनों के होने से वैश्वीकरण आसान हो गए। क्यों आसान हो गया कि निजीकरण में ध्यान देना, जैसे ये अमेरिका की कंपनी है और भारत में आना चाहती है, भारत सरकार क्या किया, व्यापार अवरोध इस पर से हटा दिया, ठीक है। तो ये कंपनी बोला अरे चलो ठीक है, इंडिया में जाके हम व्यापार कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी बात कि इस कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो चाहता है कि इंडिया की बहुत कुछ चीजें हम खरीद लें, वहां पर अपना हमारा फैक्ट्री होते है, फैक्ट्री को आके खरीद लिया, सरकार की फैक्ट्री खरीद लिया। निजीकरण में आ गया। उदारीकरण में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में या इसमें देश के अंदर ही कहीं जाने आने में इसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है, मतलब उदारीकरण हो गई। तो इसी के कारण क्या हो पाया, हमारा वैश्वीकरण संभव हो पाया। इसी कारण इंक को बढ़ा ले बाबू, इंक को नहीं बढ़ाना पड़ेगा बाबू, काहे कि हम वैसे लिख ही रहे हैं, ठीक ना। इसको ज्यादा बढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप पढ़ना है हमको वैश्वीकरण के प्रमुख अंग। वैश्वीकरण के प्रमुख अंग, ठीक है। वैश्वीकरण के प्रमुख अंग, या इसी को बोलते हैं वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, ठीक है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कुल 5 कारक हैं, या वैश्वीकरण के कुल कितने अंग हैं, 5 अंग है। कितने अंग हैं, 5 अंग, कुल 5 अंग। कितने अंग है बाबू, कुल 5 अंग। वैश्वीकरण के कितने अंग, कुल 5 अंग है। अरे सुबह मैथ की क्लास हुई थी कि नहीं हुई थी, ये आपको बेहतर पता होगी ना, है। आप क्लास करते हैं तो आपको ना बेहतर पता होगा जी। अब ध्यान देना, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले प्रमुख 5 अंग कौन कौन से हैं। ये 5 अंग कौन कौन से हैं, 5 अंग कौन कौन से हैं। पहला है, फर्स्ट नंबर में है व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोधों में कमी। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज हो गया, पहला हो गया व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोधों में कमी, व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोधों में कमी। दूसरा हो गया पूंजी का निर्बाध प्रवाह, पूंजी का निर्बाध प्रवाह। तीसरा हो गया श्रम का निर्बाध प्रवाह, श्रम का निर्बाध प्रवाह, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करते जाओ।
हाँ, बोर्ड में कुछ चेंज सा लग रहा है। बाबू हम ही चेंज हो गए हैं तो बोर्ड में तो चेंज लगवे न करेगा। ये बोर्ड पे इधर ध्यान दो ना, ठीक है। श्रम का निर्बाध प्रवाह। तीसरा महत्वपूर्ण ध्यान दो, तीसरा हो गया। चौथा, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, निर्बाध प्रवाह। और पांचवा है महत्वपूर्ण, पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। चलो एक एक करके हम जानते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग। सर जी आज फर्स्ट क्लास है, आदेश कुमार यादव। अरे कोई बात नहीं, ध्यान देना। जितने भी शिक्षक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आप समझना, इधर उधर नहीं करेंगे कोई लोग, ठीक है। इधर उधर नहीं करेंगे। जितने भी शिक्षक आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, चाहे जो भी विषय के शिक्षक है, वेल क्वालिफाइड है। आप तो देखबे कर रहे हैं हम कितना बढ़िया आपको पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाते बढ़िया जी, है बढ़िया पढ़ाते हैं ना। इसके अलावा जितने भी सर हैं आपको बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो जम के मेहनत कीजिए, ठीक है। एकदम मस्त तरीके से मेहनत कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप लोग के विशेष डिमांड पर आप लोग बार बार कहते थे कि सर बायोलॉजी, बहुत सारे लड़कों ने वो मैसेज कमेंट एकदम बहुत सारे से, तो हमारा टेंशन भी हो गया, ठीक है। बार बार कहते थे, तो बायोलॉजी में भी अब ललन सर ही आपको पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, हम जितने शिक्षक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सबसे ज्यादा अनुभव ललन सर को ही है। याद रखना, एकदम कह देंगे नहीं क्वेश्चन पूछेगा तो मतलब पूछेगा, ठीक ना। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री ललन सर आपको पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स के शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, फिर मैथ विवेक सर आपके पढ़ा रहे हैं, एसएसटी में इंद्रजीत सर है, हम हैं आपके, हिंदी में प्रणव सर हैं, और प्रणव सर के साथ साथ एक और सर पढ़ाएंगे आपको, जो कि टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे आपको। तो परेशान नहीं होना है, इंग्लिश वाले सर भी बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक ना। हमने आपको कहा है इस महीने के अंतिम तक तुम देखना, मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर रहेगा, और रिवीजन चलेगा एक तरफ से, और एक तरफ से जो छोटी छोटी चीजें छूटी हुई रहेगी उनको हम लोग पूरा करवाने का प्रयास करेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। तो निर्बाध प्रवाह, अब समझो पूछ देगा एग्जाम में, कई बार पूछा कि बताओ तो वैश्वीकरण के कुल कितने अंग है। वैश्वीकरण के कुल कितने अंग है, वैश्वीकरण के जो है कितने अंग है, ध्यान देना यहाँ पर। तो वैश्वीकरण के कितने अंग है भाई, 5 अंग है। वैश्वीकरण के कितने अंग है, 5 अंग है, 5। पहला अंग है व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोधों में कमी, या वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले ये 5 कारक भी है। व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोधों में कमी। अब ध्यान दो, व्यवसाय और व्यापार संबंधी जब अवरोध रहेगा, रुकावट रहेगा, तो क्या एक जगह से दूसरी जगह वस्तु आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। एक क्या, तो जब आएगी जाएगी नहीं, तो अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। तो पहली चीज तो ये होनी ही चाहिए कि व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोधों में कमी होनी ही चाहिए। हाँ, ललन सर बहुत बढ़िया मानते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। ललन सर आप लोग को बहुत बढ़िया मानते। नेक्स्ट है पूंजी का निर्बाध प्रवाह। किसका भाई, पूंजी का निर्बाध प्रवाह। किस चीज का निर्बाध प्रवाह, तो पूंजी का निर्बाध प्रवाह। समझो ना इस बात को। इस पूंजी का निर्बाध प्रवाह का मतलब बहुत पैसा आ रहा है, हम अपने यहां उस पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां के लोग पैसा लेकर के दूसरे जगह जा रहा है, नहीं मतलब जो विदेशी कंपनियां होती है वो इन्वेस्ट करने के लिए भारत आई, या भारतीय कंपनियां दूसरे जगह जाकर इन्वेस्ट की, तो क्या हुआ, अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ा, यानी वैश्वीकरण संभव हो पाएगा। मतलब पूंजी का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए, श्रम का भी निर्बाध प्रवाह होना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, औद्योगिक या प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, अमेरिकी कंपनी भारत आई, तो अगर टेक्नोलॉजी को भारत सरकार नहीं आने देगा यहाँ पर, तो क्या हो पाएगा, यहाँ पर वो उत्पादन बढ़िया से नहीं कर पाएंगे, उसको फायदा नहीं होगा, तो चले जाएंगे यहाँ से वहां, तो भारत की अर्थव्यवस्था उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ पाएगी। या भारत के लोग कोई चीज की क्या कहते हैं कि उत्पादन करना चाहती है, और भारत सरकार के, जैसे हम लोगों को पढ़ाना था बोर्ड, ये डिजिटल बोर्ड नहीं मिलता हमको, सरकार नहीं आने देता भारत तक इस डिजिटल बोर्ड, या भारत में नहीं उत्पादन होने देता,
तो क्या होता, हम आपको बेहतर सेवा नहीं दे पाते। मतलब प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए और पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। पूर्ण परिवर्तनशीलता का मतलब जैसे अमेरिका का लोग भारत में अगर पूंजी लगाना चाहता है तो अब ऑब्वियसली सी बात है वो डॉलर लगाएगा, यानी अपने यहाँ की मुद्रा को लगाएगा भारत में। तो भारत में तो डॉलर चलती नहीं है, तो भारत सरकार क्या करेगी, डॉलर ले लेगी और उसके बदले में रुपया उसको देगी नहीं। या भारत के लोग नेपाल गए व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, तो यहां से रुपया लेकर के गए और वहां पर उसको नेपाली रुपया मिल गया नहीं। तो इसको कहते हैं परिवर्तनशीलता, यानी पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। बात समझ में आया? तो ये आपके वैश्वीकरण के प्रमुख अंग आपका यहां से एंड होता है। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार से काम करती है और वैश्वीकरण एवं बाजारीकरण का एकीकरण। ये दो टॉपिक कल के क्लास में देखेंगे तो हमारा ये चैप्टर लगभग बहुत सारा पोर्शन एंड हो जाएगा। उसके बाद जो पोर्शन है वो स्लाइड के माध्यम से हम आपको पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखने का काम करेंगे। निर्बाध का मतलब, निर्बाध, अच्छा, निर्बाध का मतलब होता है बिना किसी बाधा। निर्बाध का मतलब क्या होता है, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के निर्बाध। ठीक है, तो निर्बाध का मतलब बिना किसी अवरोध या बिना किसी बाधा के, उसको क्या बोलते हैं, निर्बाध कहते हैं। अच्छा, सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग, वाह क्या बात है, की बात है रे, सॉन्ग सुनेगा, सॉन्ग सुना है, चलो बढ़िया से एकदम झकास सा सॉन्ग सुनाते हैं। आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। चलो सुना दिया ना, है तो तुम ही लोग हमको हमेशा याद रहते हो। ठीक है, तुम लोग तो सब कुछ हो हमारा ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इनके सिवा क्या करना यहाँ, तो आप ही लोग हमारे सब कुछ है बाबू। ठीक है, आप लोग बस मेहनत से पढ़िए और टॉप 10 में आइए ना, बस हमारा दिल गदगद लगेगा, हमने जिंदगी में कुछ पा लिया है। अब मेरा बस एक ही सपना है, इस बार जो है सभी लोग हमारे यहाँ के टॉप 10 में जाए। ठीक ना, अगर 100 लड़के टॉप 10 में एकदम टॉपर, फर्स्ट रैंक पर 5 गो लड़का, सेकंड रैंक पर 5 गो लड़का, ठीक है, तो टॉप 10 में हमारे आस एजुकेशन सेंटर के सभी लोग एकदम आएंगे जरूर। और मेहनत जबरदस्त करके कीजिए। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए। हाँ, ललन सर क्लास लेंगे, ललन सर आए हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन बनाते रहिए और जम के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।